हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ उमेश कुमार सैनी से, जो हाल फिलहाल एसएससी सीजीएल 2022 में डबल ए की पोस्ट को फोड़ डाले हैं और इनका रेलवे एनटीपीसी में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा और किस हिसाब से इन्होंने तैयारी की, ताकि आप भी सभी इनसे जो भी सीख सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि उमेश कुमार सैनी है नारनौल से, जो बाकी इन्होंने डबल ए की अभी पोस्ट अचीव कर ली है। इनसे जानते हैं हम और इनकी डिटेल के बारे में, इनके इंटरव्यू के बारे में। हाँ जी उमेश जी, बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले तो हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मौका दिया और इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, उसको धन्यवाद आपका। हाँ जी, धन्यवाद क्यों, आप तो वैसे भी आप हमें धन्यवाद बोलना चाहिए आपका कि आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, देखिए, ये तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सबको गाइड करूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। अच्छी बात है ये तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, जैसा कि सबको मेरा नाम तो पता चल ही चुका है, उमेश कुमार सैनी मेरा नाम है और मैं हरियाणा के नारनौल शहर से बिलोंग करता हूँ और 12th क्लास मैंने नॉन मेडिकल से पास आउट किया और कॉलेज मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल है, वहाँ से पास आउट हूँ। सिंपल बीएससी किया है मैंने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इनसे सवाल जवाब करेंगे जिससे आपके सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगी और आपकी तैयारी को और इम्प्रूव करेंगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा। हम शुरू करते हैं। कुछ सवाल है उमेश जी आपके लिए। तो जैसे कि हम पूछना चाहेंगे हमारे दर्शकों की तरफ से ये सवाल, ताकि उनका भी मनोबल बना रहे। और दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो भी सवाल है वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, हम बिल्कुल उसका जवाब देंगे। उमेश जी से पूछ के ही उनका जवाब देंगे ऑथेंटिक। तो जो भी दर्शक जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उनकी सभी के लिए ये इंटरव्यू बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो मैं शुरू करता हूँ उमेश जी आपसे। आपको अभी डबल ए बन के और रेलवे का जो एग्ज़ाम क्रैक करके क्या फील आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एक जो जो भी एस्पिरेंट है, जब तैयारी करते हैं तो उनके उनके माइंड में एक थोड़ा प्रेशर होता है कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, थोड़ा प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर मेरा रिलीज़ हो गया है और इतनी टेंशन नहीं है मुझे अब की करियर की, क्योंकि मेरे पास एक जॉब सिक्योरिटी है मेरे पास। तो वो वाला जो टेंशन है वो रिलीज़ हो गया है। इसके अलावा मैंने मेहनत की थी और उसका रिज़ल्ट मुझे मिला, मुझे अच्छा फील हो रहा है। उसके अलावा भी मैं जब ज्वाइन करूँगा तब मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो वो वाला एक्सपीरियंस मुझे अभी है नहीं। तो मैं अभी नॉर्मल फील कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। हाँ तो दोस्तों देखो, जब हमें सफलता मिल जाती है तो हम वैसे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जो जर्नी होती है ना हमारी लक्ष्य को प्राप्त करने की, वो जर्नी बहुत खूबसूरत होती है। जब हम याद करते हैं ना, जैसे ही हम सफल होते हैं उसको याद करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम किन किन मुसीबतों से निकल के आज यहाँ पे पहुंचे। तो वो फील आपको आ रहा होगा जी हाँ, वो कि बिल्कुल। भाई कितनी मुश्किलों से निकल के आप आज यहाँ पे जी इस हाँ, देखिए, मुकाम पे पहुंच जर्नी पाए। काफ़ी मैटर करती है और आपका जो गोल है अचीव करने का, उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए और इससे आपको नए नए एक्सपीरियंस होते हैं और लाइफ को बेटर वे में जीने का एक तरीका मिलता है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो हम अगला सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट की है, कब से स्टार्ट किया आपने? मतलब कहीं मेरे को जॉब लगना है, जो भी जैसे आपने। कि जैसे मैं 12th पास आउट हुआ था तो मैं कॉलेज के अंदर गया। जैसे तो हमारा जो कॉलेज था उसके आसपास काफ़ी गाँव है, तो जो बच्चे हैं वो गाँव के काफ़ी बच्चे आते हैं उस कॉलेज में। तो गाँव का एक ऐसा माहौल होता है कि एयरफोर्स या फिर नेवी में जाने का, आर्मी में ज़्यादा जाने का उनका जुनून होता है। तो और फॉर्म भी निकलते हैं, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के, वाई ग्रुप के, नेवी के। तो एक तरह से मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया शुरुआत में और मैं भी उस उन फॉर्म को भरने लगा और एग्ज़ाम की तैयारी की। लेकिन अब मेरा मन नहीं था उनको वो एयरफोर्स और नेवी में जाने का, तो मैंने इतनी तैयारी भी नहीं की और मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, जिसके कारण। और उसके अलावा
2019 में रेलवेज़ के फॉर्म निकले थे, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की थी। और उस अकेडमी के थ्रू मुझे पता चला कि एसएससी सीजीएल का भी कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं। उस टाइम क्वालिफाई हो चुकी थी आप, ग्रेजुएशन हो चुकी नहीं, मैं ग्रेजुएशन के जब सेकेंड ईयर में था तब मुझे अच्छा। पता चला कि एसएससी सीजीएल जैसा कोई एग्ज़ाम होता है और उसमें इतने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सीजीएल के लिए तैयारी करूँगा और उसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो देखिए दोस्तों, आप भी एक टारगेट फिक्स कर लीजिए और उसी के लिए लग जाइए। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना हमें, और सफलता हमें लेनी है, उसी के बाद में हम रुकेंगे। तो आपकी ये जो जर्नी थी वो कैसी रही, जो 12 से लेके और आज डबल हो जो आप हो, तो उसकी जो जर्नी थी वो कैसी रही आपकी? देखिए, जो जर्नी है वो काफ़ी शानदार रही, मैं ये कहना चाहूँगा। हालांकि कभी कभी मुश्किलें भी आई और कभी कभी अच्छा भी टाइम आया, लेकिन वो एक लाइफ का पहलू होता है जो आपको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है। तो हाँ, वो जीवन में सभी उतार चढ़ाव सभी के साथ होती, प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन आपने उनको फेस किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे। तो कुल मिला के आपकी जर्नी बहुत बहुत अच्छी ही रही। शानदार। चलो, अच्छी बात है। और हम जानना चाहेंगे कि आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ी डबल होगी इस जर्नी के अंदर? जी हाँ, जैसे कि मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी कर रहा था सीजीएल की। तो इस दौरान मैंने काफ़ी दूसरे एग्ज़ाम भी दिए जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, जैसे एमटीएस हो गया और सीएचएसएल हो गया। इसमें कभी तो मैं प्री प्री की कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाता था, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं 0.5 मार्क्स से जो फाइनल मेरिट होती है उसके अंदर बाहर हुआ हूँ। तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है और लगना भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आपने मेहनत की थी और आपको सफलता नहीं मिली। लेकिन मैं कंटिन्यू रहा और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखा, और आज इस जो अपनी टारगेट पोस्ट थी वो तो हम पूछना चाहेंगे कि ऐसा कोई समय आया था जब आपको लगा हो कि यार नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ मोमेंट आया हो आपके जीवन में? क्योंकि हमारे दर्शकों के साथ भी ये होता ही रहता है कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो होता है कई बार जब भी फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो कि यार इससे टाइम नहीं हुआ, तो यार नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ लगा था आपको? देखिए, जैसा कि जब मुझे पता चला सीजीएल एग्ज़ाम होता है और इसमें अच्छी अच्छी जॉब्स होती हैं, तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे लेनी है तो सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करना है और मुझे सिलेक्शन लेना है। तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जब भी किसी भी सब्जेक्ट में कमी पड़ी तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाया और जो भी अपनी कमियाँ आ रही थी उसके अंदर वो छोड़ दी। ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एकदम क्लियर था कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है। और आपने कितने अटेम्प्ट दिए एसएससी सीजीएल के? देखिए, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीजीएल 2022 का। सीजीएल 2021 में मैंने अटेम्प्ट दिया था और मैं फाइनली सारी स्टेजेस क्लियर की थी, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं आउट हो गया था। और इस बार मैंने अच्छे नंबर से सीजीएल एग्ज़ाम पास किया और अच्छी रैंक भी हासिल की। मेन फोकस आपका एसएससी था क्या? जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजीएल एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रहा था और उस हिसाब से अपनी स्टडी जारी रखी मैंने। इस दौरान मैंने काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए, जैसे थोड़ा मैं भटक भी गया था, बैंक के एग्ज़ाम दिए और दूसरे भी कई एग्ज़ाम दिए, लेकिन मेन फोकस है वो मेरा सीजीएल ही था और उसी को लेकर मैं तैयारी कर रहा था। दोस्तों, इससे यही समझ में आता है कि एक फोकस हम रखेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें एक दो अटैम्प्ट आपके चले भी जाएंगे, लेकिन आखिरकार आपको सफलता जरूर मिलती है, जैसे हमारे उमेश के साथ हुआ है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया था, टर्निंग पॉइंट था कि भाई जब से आपकी लाइफ बदल गई हो, आपको लगा हो कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ? ऐसा टर्निंग पॉइंट सभी के साथ आता है दोस्तों, तो आपके साथ भी आया होगा। जी हाँ, ज़रूर। देखिए, टर्निंग पॉइंट तो हर किसी की लाइफ में आता है। अब डिपेंड ये पर्सन टू पर्सन करता है कि आप उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं या फिर नेगेटिव वे में। मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं शुरुआत से मैं बताता हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बिलो एवरेज बल्कि मैं कहूँ तो। स्टडीज़ में मैं इतना अच्छा नहीं था शुरुआत में। 8th क्लास की ये बात है कि सर जैसे कि कुछ होमवर्क देते हैं याद करने के लिए, तो ये जैसे 8th क्लास में आया तो शुरुआत की बात है।
तो मैं जो भी सर ने काम दिया वो मैं थोड़ा सा याद करके गया था घर से। और जो बाकी स्टूडेंट हैं, हालांकि जो टॉपर्स हैं वो भी उनको जो काम दिया गया था उसको याद करके नहीं लेकर आए थे। तो जैसे ही मेरी बारी आई, सामने मेरे को खड़ा किया सुनाने के लिए जो क्वेश्चन दिए हुए थे, तो सर को लगा कि मैं नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि मैं एक इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया सुनाने की। तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनाने लगा, कि सर को लगा कि सुना सकता है ये। और मैंने जोड़ तोड़ के सुना दिया और सर को बिलीव नहीं हुआ कि मैं इतना याद करके आया हूँ। तो सर ने मुझे शाबाशी दी और बिठा दिया। और बाकी सारी क्लास है वो खड़ी थी और सिर्फ मैं बैठा था। तो ये मोमेंट था मेरे लिए कि मैं भी मेहनत करूँ तो आगे बढ़ सकता हूँ लाइफ में। और उसके बाद से मैंने मेहनत करना शुरू की। और मैं बताता हूँ लास्ट 5 स्टूडेंट में मैं आता था जब जब भी रिजल्ट आता था क्लास का। उसके बाद से मैं टॉप 5 में आने लगा। ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है। तो आप भी मेहनत करते जाइए और जो भी कोई भी टर्निंग पॉइंट आते हैं लाइफ में उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और अपनी जो गोल है उसको कंटिन्यू रखिए। हाँ दोस्तों देखो, जो एक मोमेंट होता है ना वो कभी भी आ सकता है, किसी की भी लाइफ में आ सकता है। बस उसको समझना ज़रूरी है, उसको पहचानना ज़रूरी है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। वो मोमेंट आपकी लाइफ में भी आया होगा या फिर आएगा, तो उसको भुनाइए और उस मोमेंट के बाद में आप कभी नहीं रुकोगे। और उससे ये भी है कि आप तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहोगे तो आपकी कोई मुश्किल नहीं आएगी। और दूसरी बात, डिमोटिवेशन वो होते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं। देखिए, आप तैयारी करते रहोगे तो डिमोटिवेशन के लिए टाइम ही नहीं बचेगा आपके लिए। भाई आप खाली बैठोगे तभी तो आप कुछ सोचोगे। जब आप तैयारी में लगे रहोगे तो सोचने का ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार अगला सवाल है आपके लिए कि जो आपका आइडल है, जिसको आप आइडल मानते हो, और इस जो सफलता का श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो सफलता का श्रेय है ये अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मैंने उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा है और उनसे ही सीखा है कि स्ट्रगल करने से प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो दूर हो जाती हैं। तो इसी तरह मैं मेहनत करता गया और ये मुकाम हासिल किया। और उनके अलावा जो आपके सामने है, ये मेरे मामा जी हैं, इन्होंने मुझे अ, हर कदम पर गाइड किया है। जब भी मुझे कभी कंफ्यूजन होती थी कि मुझे क्या करना चाहिए पढ़ाई में या फिर लाइफ में, तो इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और टीचर्स का देखिए काफ़ी बड़ा आपकी जो भी जर्नी रहती है सक्सेस की, तो ये जो श्रेय है मैं टीचर्स को भी देना। हाँ देखिए, सभी के पीछे बैक सपोर्ट में होते हैं। माँ बाप तो खैर होते ही हैं, वो तो सबसे मेन है, डेडिकेट भी हैं बालक के लिए। और बाकी आपका जो भी शिष्य वगैरह है जिससे आप डिस्कस करते हैं, तो उससे हर चीज़ डिस्कस कीजिए। उससे क्या है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम, उसका समाधान अवश्य निकलेगा और आप रुकेंगे नहीं, कहीं भी आप रुक नहीं पाएंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए एक ऐसा गुरु या दोस्त होना चाहिए जो आपको हर समय आपकी बैकबोन बना रहे और आपको आगे बढ़ने के लिए धकेलता रहे। बाकी देखो, चलना तो आपको खुद को ही होगा। जी हाँ, देखिए सर ने काफी अच्छा पॉइंट बताया। ये कभी कभी जब हम प्रोसेस लगाते हैं या फिर पढ़ते हैं तो फिर हमारा डिमोटिवेशन होता है क्योंकि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते या फिर कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। तो या तो आपको सेल्फ मोटिवेशन करना होगा, नहीं तो फिर कोई अच्छे दोस्त बनाने होंगे जो पॉजिटिव माइंडेड हो, जो आपको हर मोमेंट में सपोर्ट करे, या फिर टीचर्स का सपोर्ट होना चाहिए ताकि आप लाइफ में इतने डिमोटिवेट ना हो और आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो और आप लगातार बढ़ते रहें। इससे आप जल्दी है वो एग्ज़ाम और जो भी गोल है आपका लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन तो आपके अंदर है। जिस दिन आप मोटिवेट हो गए, कोई आपको रोकने वाला नहीं। जिस दिन आप डीमोटिवेट हो गए, कोई आपको खड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मोटिवेशन आपके अंदर है उसको जगाए रखिए और हमेशा हमेशा तैयारी करते रहिए। बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। हमारा भी यही दुआ है ऊपर वाले से कि आपको सफलता जल्दी मिले। कि आपको तैयारी के दौरान 100 ऐसे बहाने मिल जाएंगे कि मुझे अभी नहीं पढ़ना या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं पढ़ाई को तो अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए नहीं पढ़ूँ। लेकिन सिर्फ आपको एक एक वो कारण चाहिए जिससे कि आपको पढ़ाई करनी है। तो एक कारण वो ढूंढिए आप अपनी लाइफ का कि क्या कारण हो सकता है और उसके बाद लग जाइए आप स्टडी में। सही दोस्तों, देखो पढ़ने के लिए हमें ना पढ़ने के बहाने को छोड़ने के अलावा हमें पढ़ना क्यों है वो ध्यान में रखते हुए आप पढ़िए। बिल्कुल आपका मन लगा रहेगा और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है।
तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो एसएससी का है वो उसकी शुरुआत करे कहाँ से, तैयारी जैसे कोई 12th में है, कोई ग्रेजुएशन में, कोई फर्स्ट ईयर में, तो वो शुरुआत करे कहाँ से एसएससी के लिए? देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप कॉलेज के दौरान हैं तो भी आप तैयारी तो जारी कर ही सकते हैं। उसमें अगर आपने टारगेट बना लिया है कॉलेज के अंदर कि मुझे सीजीएल का एग्जाम, जैसे 12th पास किया हो किसी ने, 12th पास किया हो, तो अगर उस देखिए एसएससी की तैयारी में 1 या 1.5 साल इतना टाइम तो लगता ही है, क्योंकि सिलेबस करना होता है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी होती है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में स्पीड मैटर करती है। तो इतना मिनिमम टाइम तो चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। या तो कॉलेज के बाद आप, अगर आपको कॉलेज के बाद पता चला है तो कॉलेज के बाद भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा देर भी नहीं है। और या फिर आप कॉलेज के दौरान ही अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप सिलेबस को कर सकते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मेन फोकस इसमें हमारा ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस कर लें, उसके बाद में जितनी प्रैक्टिस हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर मॉक टेस्ट से वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जो प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें जो एसएससी है उसके अंदर जो तैयारी करते हैं बच्चे, तो उसमें क्या क्या मतलब कुछ गाइडेंस देना चाहोगे कि क्या क्या तैयारी करें, किस पे मेन फोकस करे, किस पे नहीं कुछ? देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी पर्सन का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का कुछ वीक होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, जैसे कि मैंने बताया मैं मेडिकल से हूँ, तो मैथ मेरा थोड़ा ठीक है, एवरेज था, तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मैथ के अंदर। लेकिन इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक था। जैसे प्री के अंदर 50 मार्क्स का पोर्शन होता है इंग्लिश का, तो शुरुआत में जब मैंने तो मेरे 15 से 20 नंबर आते थे सिर्फ, और शुरुआत में मेरे को इंग्लिश पढ़ने का मन भी नहीं करता था एकदम। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैथ और रीजनिंग में काम नहीं करेगा, हमें इंग्लिश पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो उसी तरह मैंने इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दिया, मैं सुबह उठकर वो क्या पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, फिर थोड़ा सा इंग्लिश इम्प्रूव हुआ। तो अगर किसी पर्सन का मैथ वीक है तो उसे मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसी का जीएस वीक है तो जीएस को उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो दोस्तों इससे यही पता चलता है कि जैसे हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं, उसका कारण यही है कि हम सभी सब्जेक्ट को साथ लेके नहीं चल पाते हैं। तो हमें जो भी जहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हमें उनको देखना चाहिए और उनका कारण पता करना चाहिए भाई क्यों गलत हो रहे हैं, जिससे कि हमारे नंबर जो है वो बढ़ सके। और हर सब्जेक्ट को आप साथ लेके चलिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे सफल होने में और आप अच्छी रैंक से सफल हो सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि सर ने बताया कि सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, पहले सीजीएल के अंदर जो जीएस का वेटेज है वो काफ़ी कम होता था, 50 मार्क्स की जीएस होती थी 700 मार्क्स में से, तो मैक्सिमम लोग जीएस को पढ़ते नहीं थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है और अब 390 मार्क्स में से जीएस का 75 मार्क्स का वेटेज होता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वेटेज है और हम इसे जीएस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट को हमें साथ लेकर पढ़ना होगा, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि एसएससी सीजीएल के लिए किस हिसाब से पेपर होते हैं, क्या क्या नंबर होते हैं, तो उसका और किस हिसाब से वो थोड़ा उसको ध्यान में रखें। देखिए, पुराने पैटर्न में तो इसके 4 टायर्स होते थे, लेकिन अब न्यू पैटर्न आ गया है जिसके अंदर 2 टायर होते हैं। फर्स्ट ईयर तो सेम है एज इट इज पहले हुआ करता था। 200 नंबर का पेपर होता है जिसके अंदर 4 पोर्शन आते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीके। 50-50 मार्क्स के पोर्शन होते हैं ये, और इसके अलावा मेंस एग्जाम होता है। प्री आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मेंस 390 नंबर का होता है, जिसमें से जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, एक तो मैथ और रीजनिंग का एक पोर्शन होता है, उसके अलावा इंग्लिश और जीएस का एक पोर्शन होता है और कंप्यूटर का एक पोर्शन होता है। इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। और सेकंड सेक्शन के अंदर 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, और सेम 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और तीसरा सेक्शन इसमें कंप्यूटर का होता है, जो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। 20 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के आएंगे और 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें मिनिमम हमें 18 मार्क्स जनरल में स्कोर करने होते हैं और 15 मार्क्स हमें अदर कैटेगरीज में स्कोर करने होते हैं।
इसके अलावा ये जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा तो इवनिंग में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसके अंदर 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड मिनिमम इसके अंदर चाहिए होती है। तो ये इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं और जो मेरिट है आपकी वो 390 नंबर में से बनती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया है एसएससी सीजीएल में क्या क्या पैटर्न है, किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो अंत में जाते हुए हम हमारे दोस्तों की तरफ से आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हमारे दोस्तों को आप कोई संदेश देना चाहें, कोई ऐसा कोई मूल मंत्र बताना चाहें जिससे कि वो सफल हो सके। देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आप कंटिन्यूटी को मेंटेन रखिए। अगर आप कंटिन्यू रहेंगे अपनी स्टडीज़ के अंदर तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे और जो आपका टारगेट पोस्ट है या ड्रीम पोस्ट है वो आप अच्छी रैंक के साथ अचीव कर पाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, अपनी स्टडी को बस कंटिन्यू करें। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल हो वो बिल्कुल लिखिएगा, तो मैं इससे पूछ के आपको बिल्कुल उसका जवाब देंगे। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जो AA है, मैं रैंक इनकी बताना भूल गए, इनकी रैंक 296 है 296 ऑल इंडिया में। तो उस रैंक से ये आज AA की पोस्ट में क्वालिफाई हो चुके हैं। हमें बड़ा खुशी हो रही है आपको बताते हुए, और जब हम इनसे मिले थे तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि आपका बहुत अच्छा सिलेक्शन हो गया है। और रेलवे में भी इनकी पोस्टिंग आ चुकी है, ज्वाइनिंग आ चुकी है इनकी, तो आप भी इनको बधाइयाँ दीजिएगा। और इसी के साथ हम आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। जी हाँ, देखिए, आपका गोल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और आपके टारगेट्स लाइफ में हमेशा ऊंचे होने चाहिए। तो इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया। वेलकम। देखिए, धन्यवाद तो हमें भी करना चाहिए इनका। और मैं यही कहना चाहूँगा जाते जाते आपको कि आप अपना गोल उतना बड़ा बनाइए ताकि कोई भी समस्या आपको उनके सामने छोटी ही लगे। आपको हमेशा आपका गोल दिखना चाहिए, हर समस्या आपको छोटी लगेगी। जितना आप बड़ा गोल बनाएंगे और छोटी मोटी समस्याएं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। इसलिए गोल बड़ा सेट कीजिए और उसकी तैयारी में आज से ही लग जाइए, बिल्कुल भी समय ना गवाएं। थैंक यू। शब्बा खैर।